Good afternoon. लेकिन आदर्श, तुम तो लेट ज्वाइन किए हो शायद। Sorry. आज का टॉपिक क्या है, कहाँ तक करवाया था? कुछ इंडिकेट करो। कल हमने करवाया था लैंडस्लाइड्स। और लैंडस्लाइड्स का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है शायद। अभय शुक्ला कुछ लिखो। हाँ, फैक्टर्स ऑफ लैंडस्लाइड कल करवाया था, राइट। अब लिखो, भारत में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र या इंसिडेंसेस ऑफ landslides in India. कुछ दीपक लिख रहा है, पता नहीं चल पा रहा है। 3 discuss the salient features of Thornthwaite's classification. ये क्या है? थॉर्नथ्वेट यहाँ कहाँ से आ गया? 3 फीचर्स में
पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन आएगा, ह्यूमिडिटी इंडेक्स आएगा या मॉइस्चर इंडेक्स आएगा। जो बेसिस लिखवाया है ना वही उसका विशेषता है। स्वाति, पुष्पेंद्र, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड्स तो करवा दिए ना। अब एक इंडिया का मैप बनाओ। आप लोग इंडिया का एक मैप बनाओ। उस मैप पे भूस्खलन संभावित क्षेत्र को दर्शाना है। ये क्या आ गया? नो सिग्नल। चलो, बोर्ड कुछ टाइम ले रहा है, तुम लिखना शुरू करो। सबसे पहला है अत्यधिक प्रभावित। अत्यधिक प्रभावित, एक्सट्रीमली अफेक्टेड। लिखो, यह मुख्यतः पश्चिम हिमालय में फैला हुआ है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र है, विशेषकर पीर पंजाल एवं विशेषकर पीर पंजाल एवं किन्नौर कुमायूं हिमालय, किन्नौर, कुमायूं हिमालय, किन्नौर कुमायूं हिमालय। फिर लिखो, तथा पूर्वांचल हिमालय के वे भाग जिनकी ऊंचाई 1800 मीटर से अधिक है, इन्हें जोन 1 में रखा जाता है, जो सबसे प्रभावित माना जाता है। कारण लिखो, हिमालय की ये श्रेणियां कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानों से बनी है। हिमालय की ये श्रेणियां कॉन्ग्लोमेरेट चट्टानों से बनी है तथा यहां भ्रंशन
एवं भूकंप जोन 5 होने के कारण भी चट्टानी श्रृंखलाओं में असंतुलन की दशा बनती है। नेक्स्ट लिखो, वर्षा की मात्रा भी 200 से 250 तक है, अतः पंख प्रवाह, सोलिफ्लक्शन, मास मूवमेंट, द्रव्यमान क्षय जैसी घटनाएं भी कॉमन है। दूसरा लिखो, दूसरा जोन है सिवियरली अफेक्टेड, गहन प्रभावित क्षेत्र। लिखो, यह क्षेत्र भी हिमालयी प्रदेश में ही अवस्थित है। जैसे ट्रांस हिमालय के भाग, शिवालिक हिमालय, असम हिमालय, पूर्वांचल हिमालय के वे भाग जो पूर्वांचल हिमालय के वो भाग जो 1800 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं,
सबसे कम ऊंचाई पर है। फिर लिखो यहां भूस्खलन की संभावना मानव अधिवासों के विकास, कृषि कार्य, अधिसंरचना विकास, अरे अभी अचानक से फ़ोन आया कि क्लास है, तो इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल करता है इंसान। आदर्श कुमार लिख रहे हैं कि मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आदर्श सिंह यादव, क्या क्वेश्चन था आपका? भूस्खलन कंप्लीट हो गया था। आदर्श तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, ये तो दिखाई नहीं पड़ रहा है मुझे। अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। ये टॉपिक सारा मिलेगा इंडिया फिजिकल वाले बुकलेट में, पुरुषोत्तम। आज थक नहीं गए, आज बहुत हेवी काम था सुबह में। देखो मैप इंडिया का बनाओ और उसमें लोकेट करना है। सबसे पहले आप लोकेट करो ये जो हमने रेड कलर में ये दो ब्लॉक्स दिया, ये और ये दो, और यहाँ पर इस तरह से ये तीन, और यहाँ पर बहुत सारा डॉट्स। ये जो रेड कलर में दिखा रहे हैं ना, यही है एक्सट्रीमली अफेक्टेड। एक्सट्रीमली अफेक्टेड यानी अत्यधिक प्रभावित। एक्सट्रीमली अफेक्टेड में बस इतना ही आता है। लेकिन जो दूसरा है सीवियरली अफेक्टेड, वो फिर ये जो पूरा लाइन पूरा ही यहां से एक रेड डॉट यहां भी लगा दो दार्जिलिंग हिल्स पे। ये जो है ये है सीवियरली, गहन प्रभावित। ये पश्चिमी घाट का एरिया है। ये उसके बाद तीसरा है गहन प्रभावित में थोड़ा और लिखना है। लिखो
लिखो कि दक्षिणी ढाल, पर्वत का दक्षिणी ढाल निर्वनीकरण का शिकार है या निर्वनीकरण से दुष्प्रभावित क्षेत्र है। और चौथा है रुक जाओ, चौथा ये बना देते हैं। चौथा है आंशिक प्रभावित, पार्शियली अफेक्टेड। आंशिक यानी पार्शियली अफेक्टेड। तो अब सीवियरली अफेक्टेड देख लिया आपने। मॉडरेटली अफेक्टेड में ये पूरा का पूरा ये जो पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का, ये पूरा भाग मॉडरेटली अफेक्टेड में आएगा। और यहाँ पर ये उड़ीसा हिल से ये भी मॉडरेटली अफेक्टेड में आएगा। और आंशिक प्रभावित है ये तो पूरा ही ये बेल्ट है। यहाँ पे बीच में एक वैली को अगर छोड़ दो तो ये पूरा ही प्रभावित है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना बनता है अभी। यहाँ ये विंध्य और एकदम से लगा हुआ ये भाग, लेकिन बीच में ये भाग छोड़ना है, नर्मदा तापी वैली वाला। यहाँ पर अरावली में भी सीवियरली अफेक्टेड का एक, जहाँ माउंट आबू है वहाँ पे, और यहाँ पे गिरनार के पास भी सीवियरली अफेक्टेड का एक पार्ट आएगा। तो आप ये मैप ड्रॉ करो। अच्छा, सीवियरली अफेक्टेड वाला लाइन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, क्योंकि येलो कलर से कर दिया ना तो शायद दिख नहीं रहा होगा। रुको, अब तो दिख रहा होगा। ये है सीवियरली अफेक्टेड।
यहाँ भी है सीवियरली अफेक्टेड, यहाँ भी है सीवियरली अफेक्टेड, 2 पॉकेट्स और है। ओके, सामान्य प्रभावित में आप लिख लो पश्चिमी घाट के वे भाग जो 1600 मीटर से कम ऊंचाई पर हैं, सब मॉडरेटली अफेक्टेड है। फिर है उड़ीसा हिल्स, कारण आपको पता ही है, उत्खनन, वर्षण, निर्वनीकरण, बहुत सारा डिटेल दिया आपको कारण में। तो यहाँ भी आप उन्हीं डिटेल्स में से कुछ निकाल करके आपको लिखना है। आंशिक प्रभावित में लिख लो विंध्य प्रदेश, सतपुरा, छोटा नागपुर का पठार, दंडकारण्य, ओके डन। चलो अब आज करते हैं सुनामी। सुनामी क्या है? पहले लिखो सुनामी एक ज्वारीय तरंग के रूप में जाना जाता है, परंतु यह एक भ्रामक विश्लेषण था
लिखो सुनामी विनाशक समुद्री तरंगों की अनुक्रमित श्रृंखला होती है। की अनुक्रमित श्रृंखला होती है, सीरीज ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेव्स। जो जो महासागरीय नीतल के चट्टानों नहीं महासागरीय नीतल के भूकंप अथवा ज्वालामुखीय विस्फोट अथवा भूस्खलन जैसी आकस्मिक भूगर्भिक घटनाओं से उत्पन्न होती है, जिसमें स्थैतिक ऊर्जा के अचानक निष्कासन से गतिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है एवं समुद्र जल का समस्थैतिकीय संतुलन विभंगित हो जाता है अतः समुद्र जल में क्षैतिज अति दीर्घ वेवलेंथ वाले तरंग दैर्घ्य वाले ऑर्बिटल ऑसिलेटरी मोशन कक्षीय
दोलायमान गति उत्पन्न होती है जो तटों की ओर तीव्र गति से संचरित होती है। इनकी गति 500 से 800 किलोमीटर प्रति घंटा संभव है। इन तरंगों का एम्पलीट्यूड आयाम 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का होता है। ऊंचाई 70 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक का होता है। अतः गहन सागरीय प्रदेशों में सुनामी का प्रभाव नगण्य होता है। ये सिर्फ रिपल की तरह दिखते हैं। रिपल्स होता है बेसिकली, ये रिपल्स की तरह दिखते हैं। सुनामी अगर नीचे आया है और तुम सुनामी के ऊपर में हो समुद्र में, कुछ नहीं होगा। 70 सेंटीमीटर 1 मीटर तक बोट तुम्हारा ऐसे थोड़ा सा स्विंग करेगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन इसका स्पीड देखो, लिखो, चूंकि ये दीर्घ तरंग होते हैं, अर्थात इनका वेवलेंथ अत्यंत विस्तृत 500 से 700 किलोमीटर तक होते हैं। अतः सैटेलाइट से अथवा जहाज से भी सुनामी का अतः इनका मतलब नग्न आंखों से ज्ञात करना भी मुश्किल है। और समुद्र के अंदर में जहाज रहते हैं, उनको ही पता नहीं चल पाता है कि नीचे सुनामी का वेव ट्रेवल कर रहा है। क्या है, कैसे है, डायग्राम से समझाएंगे, चिंता नहीं करो। वेवलेंथ बहुत है, एम्पलीट्यूड है ही नहीं। आगे लिखो, सुनामी तरंगें सुनामी तरंगों की गति जल की गहराई इंटू
एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ब्रैकेट बंद, आगे लिखो, अगला पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जब ये सुनामी तरंगें तट की ओर अग्रसर होते हैं, तब छिछले जल में इनके अक्षीय दोलन वाले भाग में अक्षीय दोलन वाले भाग में घर्षण बढ़ने से मंदन उत्पन्न होता है। घर्षण बढ़ने से मंदन उत्पन्न होता है तथा तरंगों के ऑर्बिट कक्ष, तरंगों के कक्ष का एक दूसरे पर अध्यारोपण, एक दूसरे पर अध्यारोपण होता है। जिससे तरंग की ऊंचाई एम्पलीट्यूड, अधिकतम एम्पलीट्यूड को प्राप्त करती है। हिंदी ठीक कर लो। अधिकतम एम्पलीट्यूड को प्राप्त करती है, जिसे रन अप कहते हैं। रन अप कहते हैं तथा तरंगों के अक्षीय दोलन जो श्रृंग के नीचे होते हैं, जो श्रृंग के नीचे होते हैं, के संचयन से जब वेवलेंथ में कमी, एम्पलीट्यूड में वृद्धि, तरंग दैर्घ्य में कमी, एम्पलीट्यूड में वृद्धि एवं फ्रीक्वेंसी में वृद्धि, वेलोसिटी में कमी,
जिससे छोटी छोटी उर्मियां, जो उर्मियां हैं वो तट के पास विनाशक तरंगों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। विनाशक तरंगों के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं। इन्हें शोलिंग इफेक्ट कहा जाता है। शोलिंग इफेक्ट कहा जाता है। गहनता परिरक्षण तो करते ही नहीं। ये क्या है? गहनता परिरक्षण करते ही नहीं मतलब? आदर्श सिंह यादव, थोड़ा इसका मीनिंग बताइए। किसकी गहनता? परिरक्षण का मतलब तो प्रोटेक्शन होता है। क्या मतलब है आदर्श जी, बताइए थोड़ा सा। गहनता परिरक्षण तो कराते ही नहीं का मतलब क्या हुआ? आदर्श जी कहीं चले गए या फिर हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं, थोड़ा सा उसको बताइए। लैंडस्लाइड का रेमेडीज खुद पढ़िए, नोट्स में देखिए, बहुत साधारण सा है। लिखो, यदि रनअप की ऊंचाई 1 मीटर से अधिक हो जाए तब उसे विनाशक माना जाता है।
रनअप की ऊंचाई अगर 1 मीटर से अधिक हो तो ये चला गया विनाशक के श्रेणी में चला गया, तट को प्रभावित कर देगा। यहां पे आगे लिखिए, परंतु सामान्यतः रनअप की ऊंचाई 35 से 70 मीटर तक प्राप्त होती है। 35 से 70 मीटर तक प्राप्त होती है रनअप की ऊंचाई। अभी समझाते हैं कलेक्टिवली एक साथ। लिखो, सुनामी तरंगें तट रेखा से टकराकर बैक फर्द, आगे पीछे, बैक एंड फर्द, आगे पीछे गति करें तथा तट के समानांतर रहें। बैक फर्द मोशन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। Back for the motion parallel to the coastline. तब उसे एज वेव कहते हैं। हिंदी तो पता नहीं है, लेकिन आप एज वेव ऐसे ही लिखना, याद रखना। मीटर सेंटीमीटर नहीं दीपक, सारे हैं, बस हमारे स्क्रीन पे 4-5 नाम दिखता है। जिसने ज़्यादा लिखा वो सुनामी तट के पास आते आते इफेक्टिव होता है, क्यों और कैसे? अरे भाई पढ़ाने तो दो, अभी तो शुरू भी नहीं किया है। अभी कम से कम तुम इंट्रोड्यूस हो गए कि एज वेव क्या है, रनअप क्या है, शोलिंग इफेक्ट क्या है। अब समझाते हैं ना। ये आदर्श सिंह यादव लगता है छोड़ के चले गए अभी, क्वेश्चन पूछ के। इसका प्रश्न ही नहीं मेरे समझ में आ रहा है। ये पूछ रहा है हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन विथ मल्टीपल डायमेंशन एंड रिलेट टू करंट अफेयर्स। आप टेस्ट सीरीज में नहीं आए हो आदर्श कुमार, जो भी हैं। आप पहले टॉपिक को कंप्लीट पढ़ोगे, फिर आपको अधिकार है क्वेश्चन भेजने का, और फिर उसका एनालिसिस कर लेंगे।
दिल्ली से नोट्स प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एज वेव को एज वेव ही रहने दो, किनारे की लहर लिखने से कुलदीप गड़बड़ हो जाएगा पूरा का पूरा। किनारे की लहर मत लिखो, एज वेव लिखो। रन अप है तो उसको रन अप ही रहने दो, अब उसको ऊपरी दौड़ मत बोलो। शोलिंग इफेक्ट है तो शोलिंग इफेक्ट ही रहने दो। उसी शब्द को देवनागरी में लिखो, ये ठीक है, लेकिन अब एक और लिख लो, सुनामी तरंगे। ये लास्ट है, फिर एक्सप्लेन करते हैं। सुनामी तरंगे तट से टकराकर तट की आकारिकी संरचना के आधार पर इनका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का हिंदी क्या होगा? रिफ्रैक्शन इनका रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन का हिंदी भेजो, इसका कुछ अच्छा हिंदी जरूर होगा। प्रकिरणन, विकिरणन, कुछ तो ऐसा है। तटीय तरंग बोल सकते हैं एज वेव को। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है शाही जी, क्यों बोलना चाहते हैं तटीय तरंग? इंग्लिश से इतनी चिढ़ नफरत मत रखिए। आप लोगों का एक काउंसलिंग सेशन, एक वर्कशॉप बहुत ज़रूरी लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ लोग तो अभी ज्वाइन किया और वो लोग को आंसर राइटिंग में ही घुसना है, कुछ लोग को करंट अफेयर से जोड़ना है। करंट अफेयर पेपर 2 वाले क्वेश्चंस में रहता है। मना नहीं किया है मैंने। कल या परसों में एक क्लास रखते हैं, एक सेशन रखते हैं आप लोग के साथ।
सुनामी को समझने की कोशिश करो। देखो, एक डायग्राम बनाते हैं। यहां मान लेते हैं फोकस ऑफ अर्थक्वेक है, सॉरी एपिसेंटर। यहां मान लो एपिसेंटर है अर्थक्वेक का। एपिसेंटर यानी अधिकेंद्र। अधिकेंद्र है और ये समुद्र का पानी, ये हमारा गहरा समुद्र। तो एपिसेंटर में जब अर्थक्वेक जनरेट होगा तो यहां से ये इस तरह से ऊपर की ओर तरंग उत्पन्न होता है। उसके बाद यही तरंग फिर इस दिशा में इस तरह से ये ट्रैवल करता है और ये जो ट्रैवल करेगा तो इसके क्रेस्ट के नीचे, तरंग में क्रेस्ट और ट्रफ होता है, ये तरंग है। अब ये तरंग इस तरह से ट्रैवल कर रहा है और यही है ऑर्बिटल ऑसिलेटरी मोशन। कक्षीय दोलन यही हो रहा है, यही क्रेस्ट है, ये दूसरा वाला क्रेस्ट है और ये है वेवलेंथ। ये है वेवलेंथ। तो सुनामी जो होता है, आप इसको भी लिखो, ये दो शब्द से बना है। सु मतलब हार्बर, सु मतलब हार्बर, नामी मतलब वेव, यानी वो तरंगें जो बंदरगाह पर प्राप्त होती हैं, ऐसा इसका एक मीनिंग है। जापानीज भाषा का शब्द है सुनामी। इसको लिखिए आप, डायग्राम को ही बनाइए। तो दो दशाएं हैं, एक तो है कि भूकंप थल पर प्रकट हो, दूसरा महासागरीय नीतल के नीचे प्रकट हो। तो अगर नीचे में एपिसेंटर मिलता है तो ये वर्टिकल फोर्स जो क्रिएट होगा, पोटेंशियल एनर्जी, यहां तो सब कुछ शांत था, इक्विलिब्रियम में था, साम्यावस्था में है, जल और नीतल का साम्यावस्था है। लेकिन चूंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अर्थक्वेक के बाद, तो यहां से ये वर्टिकल मोशन शुरू होता है, जिसके कारण देखो ये वेव बनता है और यही वेव धीरे धीरे फैलना शुरू करता है। लेकिन वेव जैसे जैसे फैलना शुरू करेगा, जल की गहराई कम हो रही है। यहां पर है डेप्थ, तो जल की गहराई इधर कम हो रही है। अब गहराई कम होगी तो ये जो वेव्स है, इसका वेवलेंथ घटने लगेगा। वेवलेंथ घटने लगेगा, ये सब वेवलेंथ इसका घटने लगेगा। और वेव का एम्पलीट्यूड, अगर हम ऊपर से देखेंगे वेव को, एक और कलर लेकर के देखते हैं, रेड देखते हैं, तो यहां पर ये इस तरह से रिपल्स उठ रहा है, यहां पर इस तरह से रिपल्स उठ रहा है। लेकिन यहां भी ऊपर उठ गया है और यहां और ऊपर उठ गया है। और यहां पर जाओगे तो यहां चूंकि एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, एक्युमुलेशन ऑफ एनर्जी हो रहा है, यहां पर ऊर्जा का संचयन हो रहा है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आप जानते हो, तो ये तरंग जो ट्रैवल कर रहे हैं वो घर्षण के कारण इनमें मंदन होगा।
और सभी क्रेस्ट जितने भी श्रृंग हैं वो एक ही जगह पर जाकर के एक दूसरे पे पाइलेशन उनका होने लगता है और ये ऊपर की ओर उठने लगता है, ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट एम्पलीट्यूड का वेव बनेगा इसी को हम लोग रन अप कहते हैं। सुनामी का रन अप बन गया ये। यहां तो सुनामी मुश्किल से कुछ सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड का है, सेंटीमीटर्स में एम्पलीट्यूड है, और वहां जाकर के तो यहां देखो वेवलेंथ कितना बड़ा है इसका। अगर यहां से इस पॉइंट को हम लें तो ये वेवलेंथ काफी लंबा रहता है, 500-700 किलोमीटर। वेलोसिटी, इसके जो वेलोसिटी है वो भी 700 किलोमीटर प्रति घंटा, 800 किलोमीटर प्रति घंटा की वेलोसिटी होती है। तो गहन सागर में तो सिर्फ एक रिपल है। ये क्या है? ये एक रिपल है। रिपल का हिंदी उर्मी, उर्मियों की तरह होता है। क्रेस्ट का हिंदी श्रृंग। ये क्या है? गर्त, श्रृंग गर्त की तरह। लेकिन यहां जैसे ही रिटार्डेशन शुरू होगा ये वेव का एम्पलीट्यूड उठना शुरू हो जाता है। ये रन अप है। ये डायग्राम कितने लोगों को समझ में आया? रिफ्रैक्शन अपवर्तन है। समझ गए? सुनामी तो समुद्र के गहराई में पता भी नहीं चलता है कि सुनामी जैसा कुछ है भी। मैप ड्रॉ हो जाए फिर बताओ। ओके, थैंक यू शैलेश यादव, थैंक यू वेरी मच। पुरुषोत्तम लिख रहे हैं अभी पुरुषोत्तम के ही प्रश्न पे हम लिखवा देते हैं। लिखो, सुनामी के पश्चात जैसे ये वेव ऊपर चढ़ गया ना, तो जितना ये ताकत से वेव चढ़ता है तट पर है तो ये दोलन उतना ही तेजी से नीचे भी लौटता है। तो जब ये नीचे लौटेगा ना सुनामी, तो पूरा तट का जितना चट्टान है वो सब एक्सपोज हो जाता है, बहुत गहराई तक समुद्र दिखना शुरू हो जाता है, मग्न तट का बहुत बड़ा भाग एक्सपोज हो जाता है कुछ ही समय के लिए, लेकिन एक्सपोज हो जाएगा।
रन अप क्या है, एज वेव क्या है, शब्दावलियों को जरूर ध्यान में रखना है। शोलिंग इफेक्ट क्या है? अब आप लिखो सुनामी के उत्पत्ति के कारक। क्यों उत्पन्न होता है सुनामी? उत्पत्ति, सबसे पहला तो है अंतः सागरीय भूकंप। लिखो महासागरीय क्रस्ट के नीचे 50 किलोमीटर से कम गहराई वाले अधिकेंद्र पहला इसमें क्राइटेरिया होगा 50 किलोमीटर से कम गहराई वाले अधिकेंद्र के भूकंप वाले भाग में सुनामी की संभावना होती है। दूसरा, प्लेटों के अभिसरण क्षेत्र में प्लेटों के टकराने से यदि लंबवत शक्तियां उत्पन्न होंगी, तभी सुनामी उत्पन्न होते हैं, न कि क्षैतिज शक्तियों अथवा प्लेटों के क्षैतिज खिसकने पर, क्षैतिज शक्तियों अथवा प्लेटों के क्षैतिज खिसकने पर। देखो ये बहुत स्पष्ट सा बात है कि मान लो प्लेट टकराया और टकरा करके कोई क्षैतिज गति है, ऐसे क्षैतिज गति है या समानांतर गति है, उसमें सुनामी नहीं आएगा। सुनामी तभी आएगा जब टकराने के बाद लंबवत कोई वर्टिकल फोर्स क्रिएट हो, तभी सुनामी आता है। यह भी क्राइटेरिया है। और 50 किलोमीटर के नीचे अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो उससे सुनामी की संभावना नहीं बनती है। तीसरा लिखो रिक्टर स्केल 7.5 से अधिक ऊर्जा की मात्रा निकलने पर, निष्पन्न होने पर, मुक्त होने पर सुनामी उत्पन्न होते हैं। रिक्टर स्केल 7.5 होगा तभी सुनामी आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ये सब की पॉइंट्स याद रखना है नोट्स में।
फिर इसके वेलोसिटी को डिटरमाइन कौन करेगा? सुनामी के वेलोसिटी को, वेलोसिटी ऑफ सुनामी वेव्स, ये है डेप्थ ऑफ वाटर, लिखवाया था, डेप्थ ऑफ वाटर इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन to the power half ये वेलोसिटी को डिटरमाइन करता है। अब यहां लिखो, अर्थात जहां भी प्लेटों के क्षेपण अथवा अभिसरण क्षेत्र हैं, जहां भी प्लेटों के वहां सुनामी की संभावना होती है यदि ओशियन प्लेट कन्वर्जेंस हो, यदि महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हो, जैसे इंडोनेशिया। दूसरा, पश्चिमी प्रशांत जापान का जो तटीय क्षेत्र है। फिर लिखो ट्रेंच में, महासागरीय गर्तों में या गर्तों के पास सुनामी संभावित होते हैं। सुनामी संभावित होते हैं। दूसरा कारण लिखो, ज्वालामुखीय विस्फोट
के कारण भी अंतः समुद्री ज्वालामुखी, ऐसे लिखना होगा, अंतः समुद्री ज्वालामुखीय विस्फोट के कारण। उदाहरण है 1883 में क्रैकाटोआ, 1883 में क्रैकाटोआ ज्वालामुखी का फटना, जो कि सुंडा स्ट्रेट में है, जावा सुमात्रा के बीच में है। तो ज्वालामुखी विस्फोट से भी सुनामी हो सकता है। अगर अंतः समुद्री ज्वालामुखी हो तो वही वर्टिकल फोर्स क्रिएट करेगा। तीसरा लिखो लैंडस्लाइड्स, तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन। तटीय क्षेत्रों में भूस्खलन। लिखो कई बार बंदरगाहों के निर्माण, जेटीज के निर्माण, सी लिंक रोड के निर्माण के कारण तटीय चट्टान असंगठित एवं दुर्बल हो जाते हैं। ड्रिलिंग चल रहा है तो मशीन्स चल रहे हैं, तथा अचानक स्लम्पिंग, SLUMPING, अचानक चट्टानें समुद्र की गहराइयों में गुरुत्वीय प्रभाव से क्या गिर जाती हैं, संचरित हो जाती हैं, जिससे भी सुनामी की संभावना बनती है। जैसे थेब्स का सुनामी, THEBES, जैसे थेब्स का सुनामी। थेब्स का सुनामी। तो ये हो गया ज्वालामुखी से, लैंडस्लाइड से। एक और लिख लो, मीटियोरिक हिट, उल्कापात। बहुत रेयर है। लिखो यदि कोई विशाल उल्का गहरे समुद्र में गिरे यदि कोई विशाल उल्का गहरे समुद्र में गिरे, तुम लोग देखे होगे तालाब में पत्थर फेंकने के बाद जहां पत्थर फेंकते हो उसके चारों तरफ से रिंग्स निकलने लगता है,
वो रिपल्स रहता है, वही रिपल्स आगे जाके डेवलप भी होने लगता है। वही सुनामी है, अगर तुम समझना चाहो, देखना चाहो छोटे रूप में, तो वो भी एक प्रकार का सुनामी है। कुएं में पत्थर डालते हो तो कैसे जहां पे पत्थर नीचे जाता है तो उसके ऊपर में रिंग्स बाहर निकलता है, यही सुनामी है। अगर समझने का या देखने का, विजुलाइज करने का कोई कोशिश करे तो उसके लिए अच्छा उदाहरण है ये। ओके, तो मेटियोरिक हिट का भी एक उदाहरण ले सकते हो। अब आपको लिखना है सुनामी का प्रभाव क्या होगा। ये तो साधारण विषय है, तन मन धन जल की हानि वाला वही है। डेथ टॉल, डेथ टॉल क्या होगा। इंडिया में सुनामी का कौन कौन सा रीजन है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, तट की आकारिकी में परिवर्तन, फिर तट के पास जो कृषि योग्य भूमि होता है वहाँ पे महासागरीय जल के प्रवेश से लवणता में वृद्धि, उत्पादकता में कमी। तो सुनामी का नुकसान क्या है। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अधिसंरचना का विनाश, मृत्यु, लॉस ऑफ लाइफ। और क्या होता है, बंदरगाहों का विनाश, बंदरगाहों का विनाश। फिर जेटीज जो बने होते हैं, जेटीज का विनाश। तट की आकारिकी में परिवर्तन। कृषि योग्य भूमि, अभी बताया, कृषि योग्य भूमि जो तट से संलग्न है में लवणीय जल का प्रवेश, उर्वरता में कमी, उर्वरता में कमी। ह्यूमन डिस्प्लेसमेंट, मानवीय विस्थापन। 28,000 लोग मर गए थे एक बार सुनामी आया था। तो इस तरह का लिस्टिंग कर लो। अब है कि सुनामी से परिरक्षण। तो इसमें पहला तो वही होगा, अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब अर्ली वार्निंग सिस्टम में जो अर्थक्वेक का होता है वही होगा। एनिमल बिहेवियर का इसमें भी पता चलता है, कौवा काँव काँव करने लगेगा वगैरह। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम, सिस्मोग्राफी,
सिस्मोग्राफ का प्रयोग हो सकता है इसमें, अर्ली वार्निंग। दूसरा है स्ट्रक्चरल, यानी संरचनात्मक कार्य करना, जैसे तट पर डाइक का, तटबंध का निर्माण, डाइक और तटबंध का निर्माण करना। फिर होता है मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन, ज्वारीय वन को तट के पास लगाने से भी तो वनस्पति, इसको आप लोग बायोलॉजिकल ब्रेक लिख सकते हो, बायोलॉजिकल ब्रेक्स। और बहुत ज़्यादा नहीं किया सकता है, बाकी है कि जहाँ सुनामी आता है उस क्षेत्र से आप हट ही जाइए तो बेहतर है। अब लिखना है भारत में सुनामी की संभावनाएं। तो भारत में ये है तुम्हारा तट वाला भाग, तो सुनामी की संभावना बहुत नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे और ज़्यादा इस भाग में। यही भारत में सुनामी संभावित क्षेत्र है। तट का भाग। और ये जो यहाँ पर भाग है, यह है अंडमान फॉल्ट। पहले भी बताया था, अंडमान फॉल्ट, जहां उत्पत्ति हो सकती है सुनामी की। तो भारत में सिर्फ यही है, अंडमान फॉल्ट और मालाबार का थोड़ा सा किनारे का भाग, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का भाग, कोरोमंडल तट प्रभावित होता है इससे। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए समापन। 26 दिसंबर 2004 में 24,000 लोग मरे थे। परमाणु बम का परीक्षण अब फ्रांस ने किया था, लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस ने उसको प्रतिबंधित कर दिया है, इसलिए इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं बनता है। वो तो मानव जनित है, इसीलिए 4 ही कारक मैंने लिखवाए। सुनामी का पूर्वानुमान जैसे अर्थक्वेक का होता है वैसे ही होता है। अर्थक्वेक से कुछ अलग नहीं है ना। जो अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आई, उसी अर्थक्वेक के कारण ये सुनामी तरंगें बनती है। बाकी एनिमल बिहेवियर और वो सब जो मैंने लिखवाया था अर्थक्वेक वाले में, उसको देखना है। अब कल शनिवार रविवार में एक क्लास हम लेंगे, इंडिया फिजिकल ज्योग्राफी और कंटेम्पोररी इशू में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज तक के, उन सभी प्रश्नों का विश्लेषण समीक्षा किया जाएगा एक क्लास में। और आप लोग भी तैयार रहिए, और आप लोग के मन में जितना भी प्रश्न आता है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से, किसी भी स्टेट का, किसी भी एग्जामिनेशन का, कितने भी करंट का, अब हम लोग इस योग्य हो चुके हैं कि इंडिया फिजिकल पे और कंटेम्पररी इशू जो मैंने करवाया, इस पे 10 ईयर से क्वेश्चन का एक डिस्कशन हो जाए। तो सैटरडे संडे में कब होगा हम आपको इन्फॉर्म करवाते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू।